नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आज का टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये पांचवा हमारा चैप्टर है नाइन्थ एनसीईआरटी का। ठीक, नाइन्थ एनसीईआरटी का जो जियोग्राफी है ना, जियोग्राफी है उसका पांचवा चैप्टर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है कि आप क्या करते हैं कि अपने घर में आसपास अपने मैदानों में वृक्ष, झाड़ियाँ, घास, ये सब पक्षियों को अलग अलग तरीके से देखे होंगे। ठीक ना। भारत एक विशाल देश है, जानते हैं, अतः इसमें आप क्या करते हैं, अनेक प्रकार की जैव रूपों में कल्पना कर सकते हैं। ठीक, तो पहले समझिए कि हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में एक है। ठीक, तो 12 जैव विविधता है होते हैं जिसमें भारत एक है। ठीक, लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। ठीक, और देख लीजिए, देश विश्व में 10वें स्थान पे है, याद रखिएगा। ठीक, मतलब 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं, यही लिए देश विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। ठीक, ये याद रखिएगा और बड़ा कर लेते इसको ऐसे। ठीक है ना। तो क्या हुआ गया कि 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। ठीक, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है, याद रखना, पाए जाते हैं। ठीक, आगे लिखिए, इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे फर्न है, शैवाल है ना, यानी एल्गी, कवक यानी फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताजे तथा समुद्री पानी वाली मछलियाँ, ये सब पाए जाते हैं। ठीक, और देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या हुआ भैया, कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना, मतलब उसमें मनुष्य का कोई इंटरफेयर नहीं होता, मानव का कोई इंटरफेयर नहीं, मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। ठीक, वो क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक, प्राकृतिक वनस्पति का क्या मतलब हुआ कि वह वनस्पति का वह भाग है जो मनुष्य की सहायता के बिना क्या होता है, पैदा होते हैं। ठीक, और लंबे समय तक उस मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, मतलब प्राकृतिक वनस्पति क्या हो गई कि ऐसे वनस्पति हैं जो बिना मानव के हस्तक्षेप के और लंबे समय तक बिना मानव के प्रभाव के पड़ा रहता है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, अछत वनस्पति कहते हैं। ठीक, क्या, अछत वनस्पति। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल, बागान, वनस्पति, ठीक, और का भाग है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ठीक, जैसे क्या हो गया, ऐसे देखिए, विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, मतलब जो खेती किसानी वाली होती है ना फसलें, वो फल, बाग, वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। कौन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, जो आप खेती कर रहे हैं या जो फलों का बाग लगाए हैं, फल है, ये सब क्या है, प्राकृतिक वनस्पति का पार्ट हैं, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्यों, कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, सिंपल बात है, मनुष्य की सहायता के बिना अपने पैदा, एक सेकंड, मनुष्य की सहायता के बिना लंबे समय तक रहते हैं और उस पर लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं रहता। ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए, ये एक पॉइंट दिया हुआ है कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, और जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। सिंपल बात है, देशज और विदेशज हो गया ये। आगे देख लीजिए यहाँ पे ये कि भैया वनस्पति जगत का अर्थ क्या हुआ गया। वनस्पति जगत का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में, मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। ठीक है ना। वनस्पति जगत का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया है और इसी एरिया में जो पेड़ पौधे हैं, ठीक, जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या कहेंगे, वनस्पति जगत। और इसी क्षेत्र में अगर जो जानवर रह रहे हैं, जीव रह रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे, प्राणी जगत। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, वनस्पति के प्रकार। ठीक,
अब देखिए हमारे देश में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? देखिए पहला तो हो गया आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा हो गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक, ये सदाबहार वन है उष्णकटिबंधीय, और ये होता है पर्णपाती वन। ठीक, और उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ। ठीक, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ। ठीक, उसके बाद क्या है? पर्वतीय वन, उसके बाद क्या है? मैंग्रोव वन। ठीक, तो हो गया क्या भैया कि भारत में निम्न क्या हो गया? निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जा रही हैं। ठीक, ये सब प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, सिंपल बात है। क्या? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय ठीक कटीले वन और झाड़ियाँ, उसके बाद पर्वतीय वन है, मैंग्रोव वन है। ठीक, सबसे पहले कहाँ चलते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक, उष्णकटिबंधीय इसे वर्षा वन कहिए, चाहे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहिए। ठीक, ये बात एक ही है। आगे देखिए, ये वन पश्चिमी घाटों में के अधिकतर वर्षा वाले क्षेत्रों में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में, ठीक, और कहाँ? तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ठीक, ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ याद रखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। ठीक, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी पाई जाती है इस क्षेत्र में। ठीक, इन वृक्षों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं ये, चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म आर्द्र रहते हैं। ठीक, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती हैं। वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। ठीक, अभी दिखाते हैं, कई स्तर मिलेंगी आपको। ठीक, वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं। याद रखिए, ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं, जैसे आबनूस है, महोगनी है, रोजवुड, रबड़, सिनकोना। ठीक, ये सब क्या है? सदाबहार वन है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ एक मैप आ गया, इसे ठीक से देख लेंगे। ठीक, ऐसे देखिए, तो अब इसमें जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, जैसे ये वाला एरिया दिख रहा है, एक एक ये एरिया, एक ये एरिया, ठीक दिख रहे हैं। ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहे हैं, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक, उसके बाद ये जो एरिया देख रहे हैं, ठीक, ये वाला एरिया, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन ही है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद इधर और इधर कुछ सिक्किम में, फिर यहाँ कुछ, यहाँ पर क्या है? पर्वतीय है। ठीक, पर्वतीय वन है। उसके बाद कुछ कहीं कहीं जगहों पर मैंग्रोव वन है। जैसे अब ये है ना, यहाँ पर देख लीजिए, और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो एरिया देख रहे हैं, इस पर यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जा रहे हैं। ये देखिए बना हुआ है ना, ये जैसे जैसे आपको यहाँ पर ये कलर दिख रहा है, ये जो कलर इस मैप में जहाँ जहाँ दिख रहा है, वो कलर उसी का क्या है? देखिए, उष्णकटिबंधीय कटीले वन देख लीजिए, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जा रहे हैं, मैंग्रोव यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक, और देखिए पर्वतीय वन यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जा रहे हैं। तो इसे एक बार ठीक से ध्यान से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको मैं ऐसे जूम कर लेता हूँ, आप समझ में आएंगे। देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे, इसको ऐसे देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कि भैया इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जो जानवर, हाथी, बंदर, लैमूर, हिरण, ठीक है ना, एक सींग वाला गैंडा असम में और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, जैसे चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए इनका स्तर देख लीजिए। अभी स्तर के बारे में बताया जा था, ये इनका स्तर देख लीजिए एक बार कैसे हैं। देखिए 1.5 सेंटीमीटर से 5 मीटर पे क्या है? झाड़ियों वाली परत है। ठीक, 5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर पे नवीन वृक्ष हैं। ठीक, 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर की वितान परत पाई जा रही है। 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की निर्गत परत है। ठीक, तो एक बार इसे भी देख लेंगे ठीक से। ये इस तरीके से यहाँ पर वृक्षों के कई क्रम पाए जाते हैं। ठीक,
याद रखिएगा। आगे देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में कि ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। ठीक, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। याद रखिएगा किसको, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कह रहे हैं, याद रखिएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा यही हैं। ठीक, मानसूनी वन भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये उस वहाँ विस्तृत हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। 70 से 200 सेंटीमीटर तक वहाँ ये फैले हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक, कहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक, इस प्रकार के वनों में क्या होता है, देखिए वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक, इसीलिए तो नाम है इसका पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक, आगे देख लीजिए जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। मतलब जल कैसा है उसके आधार पर इन वनों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इस वनों को ठीक, इन वनों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से में, ये देखिए एक तो शुष्क पर्णपाती वन है, दूसरा आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। आगे देख लीजिए कि आर्द्र या नम्र पर्णपाती वन किसको कह रहे हैं। आर्द्र या नम्र पर्णपाती वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। तो ये हो गए आर्द्र या नम पर्णपाती वन। ठीक, अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों में, ठीक, उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों में, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। ठीक, आगे देख लीजिए सागौन इस वनों की सबसे प्रमुख प्रजातियां हैं। तो याद रखिएगा जो सागौन है वो कैसा है, आर्द्र पर्णपाती वन है। आर्द्र है ना, शुष्क नहीं है, आर्द्र या नम पर्णपाती वन है। कौन सा, सागौन। और कैसा है, बांस, साल, शीशम। ठीक, ये याद रखिएगा। और भी देख लीजिए यहाँ पे, ठीक, चंदन, रबर, ठीक, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत, ये वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियाँ हैं। अब देखिए दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। तो जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बरसात हो रही है वो क्या है, शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक, अब देख लीजिए ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों में और कहाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में ये पाए जाते हैं। ठीक, विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। ठीक, इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा इसे यूज कर लिया गया। ये देख लीजिए इस टाइप के वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक, ये कौन सा वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक, आगे देखिए इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर कौन से हैं, सिंह है, शेर है, सुअर, हिरण, हाथी। ठीक, कई प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और छिपकली, सांप, कछुआ ये सब भी पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए अगला है कटीले वन तथा झाड़ियाँ। ठीक, कटीले वन जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है ना वहाँ पर ये वनस्पतियाँ होती हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। और वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहाँ, जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बरसात होती। ठीक, इस प्रकार की वनस्पति देश के कहाँ, उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र में सम्मिलित हैं। ठीक, अब यहाँ पाया क्या क्या जाता है, देख लीजिए अकासिया, खजूर या पाम जिसे कहते हैं, यूफोरबिया है ना, नागफनी यानी कैक्टाई। ठीक, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान वगैरह जो एरिया होता है, शुष्क क्षेत्र होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं कौन कौन सी, अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, नागफनी जिसे कहते हैं ना, कैक्टाई। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। ठीक, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। ठीक, पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं, इनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। ठीक, क्या होता है, इसकी खास बात है, ध्यान रखिए, कभी कभी इस तरीके से स्टेटमेंट दे देता है। ठीक, इनकी जड़ें पहली बात तो लंबी होती हैं, जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। ठीक, पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनमें वाष्पीकरण
कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा, झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जा रहे हैं इस पूरे बेल्ट में। देख रहे हैं ना, ये है पूरा रेगिस्तान का, ये इस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, ये देखिए नागफनी वगैरह, कटीले, ये सब। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ जानवर कौन कौन से पाए जाएंगे? चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, ठीक है ना, घोड़ा, ऊंट, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? आगे देखिए पर्वतीय वन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर होता है। ठीक, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना, जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो प्राकृतिक वनस्पति में भी डिफरेंस आता है। ठीक, यही बात कहा जा रहा है कि वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा क्षेत्रों की ओर देखते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो ग्लोब होता है ना, ऐसे ग्लोब, तो ग्लोब में अब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वनस्पतियाँ सदाबहार वनस्पतियाँ होती हैं। ठीक, उसके बाद फिर ऐसे ऊपर जैसे ध्रुवों पर चले जाएंगे तो वहाँ पर टुंड्रा टाइप की वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। तो जिस तरीके से ये ग्लोब पर ऐसे होता है ना डिफरेंस, उसी तरीके से जब आप पहाड़ों पर चढ़ेंगे ना तो वहाँ पर भी ऐसा होगा कि नीचे की वनस्पतियाँ कैसी होंगी? सदाहरित वाली होंगी। जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे ना तो यहाँ टुंड्रा टाइप की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक, कि वनस्पति में जिस प्रकार अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं ना, उसी प्रकार अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वनस्पतियों में ऐसे टाइप का डिफरेंस मिलेगा। ठीक, 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक, इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। ठीक, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक, ये देख रहे हैं ना, ये ठीक शंकुधारी वृक्ष है, ऐसे होते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ कि भैया वृक्ष जैसे चीड़ यानी पाइनस, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढालों, ठीक, मतलब जैसे हिमालय है तो हिमालय के इस वाले ढाल में दक्षिणी ढालों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भाग के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। ठीक, आगे देख लीजिए कि अधिक ऊंचाई पर प्रायः कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखिए प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पतियां ले लेती हैं। मतलब इतनी ऊंचाई के ऊपर जब आप जाएंगे ना तो अल्पाइन वनस्पतियां पाए जाएंगे। कहाँ? 3600 मीटर के ऊपर। ठीक, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइनस व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, ठीक, इन वृक्षों के आकार और छोटे छोटे, यानी जब आप बर्फीले एरिया में पहुंचते हैं तो इन वृक्षों के आकार और छोटे हो जाते हैं। ठीक, अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। ठीक, अब आगे देख लीजिए कि इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। ठीक, अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, ठीक, लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। ठीक, आगे देखिए इन वनों में प्रायः क्या होता है? इन वनों में कश्मीरी महामृग, चितरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, ठीक ना, घने बालों वाली भेड़, बकरियां, ये सब पाई जाती हैं। फिर आगे है किताब है मैंग्रोव वन। ठीक, यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है ना वहाँ होते हैं। ठीक है ना, वहीं मिट्टी और बालू इस तटों पर एकत्रित हो जाती है और घने मैंग्रोव प्रकार की, देखिए ये मैंग्रोव है ना, ये देख रहे हैं, ये समुद्र तट है, समुद्र तट के किनारे उगने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं वो मैंग्रोव होती हैं। ठीक, वनस्पति हैं। इसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। ठीक, अब देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, याद रखिए कौन से? सुंदरी वृक्ष, ये सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। सिर्फ सुंदरी वन के जो वृक्ष होते हैं ना उनकी लकड़ियाँ मजबूत होती हैं। नारियल, ताड़, क्योड़ा, ठीक, एगार के वृक्ष भी इस भागों में पाए जाते हैं। आगे देख लीजिए इस क्षेत्र का भैया
कौन सा सबसे फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, ठीक, कई प्रकार के सांप इसमें पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए वन्य प्राणी देख लेते हैं। ये वनस्पति हो गया। अब वन्य प्राणी देख लेते हैं कि वनस्पतियों की भांति भारत की विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति भी धनी है। ठीक, यहाँ जीवों की लगभग कितना 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक, यह कुल विश्व का 13% है, याद रखिएगा। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं जो विश्व की 12% हैं। भारत में विश्व में 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप, स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। ठीक, एक सींग वाला गैंडा अन्य जानवर है। आगे देख लीजिए, जो पश्चिम बंगाल, असम के दलदली क्षेत्रों में रहता है, कौन सा? एक सींग वाला गैंडा। ठीक, आगे देख लीजिए, कच्छ के रण, थार के मरुस्थल में जंगली गधे, ऊंट पाए जाते हैं। ठीक, भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंग, छोटा मृग यानी गैजल, ठीक, तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ बंदरों की भी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में आया था। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसको बोलते हैं। ठीक, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। एक ये देख लीजिए भैया कि औषधि पादप कुछ होते हैं, इन्हें भी ध्यान दे के देख लीजिए। थोड़ा सा है कि भैया औषधि पादप क्या है कि भारत प्राचीन समय से अपने मसालों, जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में 2000 पादपों का वर्णन है। ठीक, कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं। ठीक, विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिनमें 52 की अति संकटग्रस्त हैं। ठीक, 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग वाले निम्नलिखित पादप हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो होते हैं सर्पगंधा। ठीक, यह क्या करता है? रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग में आता है और केवल भारत में ही पाया जाता है सर्पगंधा, याद रखिएगा। जामुन है, या पके हुए फलों से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण होते हैं। ठीक, बीज का बनाया हुआ पाउडर डायबिटीज़ के रोग में सहायता करता है। अर्जुन है एक, ताजे पत्तों का निकला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। ठीक, रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। फिर बबूल है, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। ठीक, याद रखिएगा। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शरीर शक्ति की वृद्धि के लिए भी होता है। फिर नीम है, जैव और जीवाणु प्रतिरोधी है। फिर तुलसी पादप है, जुकाम खांसी के लिए दवा का काम करता है। सब लोग जानते हैं तुलसी के बारे में। तुलसी पादप के हैं, जुकाम और खांसी हो गया। ठीक, नीम है, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है, एंटीबायोटिक है भैया ये पूरा। कचनार क्या होता है? ये फोड़ा यानी अल्सर हो गया, दमा रोगों के लिए इसका प्रयोग में होता है ना। कि इस पौधे की जड़ और काली पाचन शक्ति में, इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। ठीक, तो ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा। अपने अपने क्षेत्रों में औषधि जो हैं उनको पहचान आप सकते हैं, भैया देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। ठीक, भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कहाँ है? गुजरात में गिर जंगल। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल यहीं है। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदर तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। ठीक, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल हो जैसा जीव है। ठीक, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंघा, भारल यानी नील भेड़, जंगली भेड़, सियांग, तिब्बती जंगली गधा भी इसे कहते हैं, पाए जाते हैं। कभी कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। ठीक, ये देख रहे हैं, ये एशियाई शेर
गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नदियों झीलों समुद्री क्षेत्रों में कछुआ मगरमच्छ घड़ियाल ये सब पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है, याद रखिए। जो घड़ियाल है केवल भारत में पाया जाता है। मगरमच्छ की प्रजाति क्या है, लेकिन केवल भारत में पाया जाता है। और देख लीजिए भैया कि भारत में अनेक रंग बिरंगी पक्षी पाए जाते हैं, जैसे मोर है, बतख है, तोता, मैना, सारस, कबूतर। ठीक, कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। आगे देख लीजिए, हमने अपनी फसलें जैव विविधिक पर्यावरण से चुनी जाती है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उसका चुनाव किया। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। ठीक, जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य करने, यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। ठीक, इनसे मांस, अंडे भी प्राप्त होते हैं। ठीक, मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों, वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः इनका संरक्षण अनिवार्य है। संरक्षण बहुत जरूरी है भैया इन सब चीज़ों का। जैसा पहले बताया गया कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। ठीक, लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। ठीक, काफ़ी अन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं, कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। ठीक, तो इनको भैया बताना पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है कि लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। ठीक, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट, तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर रहे हैं। ठीक, अपने देश की पादप जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। जैसे देख लीजिए कि देश में 18 जीव मंडल नीचे है ना आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि 18 जीव मंडल नीचे हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, याद रखिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से 12 सुंदर वन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौकरेक, है ना, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, है ना, अचानक, मरमर कंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की जाती है। ठीक, विश्व की, है ना, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये। ठीक, और भी चीज़ें हैं, देख लीजिए। एक इस मैप को देख लीजिए भैया, कौन कहाँ है, बहुत ज़रूरी है। पहले इधर से देखते हैं, ये आधे से। ये देखिए दाची ग्राम कहाँ है, देखिए जम्मू कश्मीर। राजाजी उत्तराखंड में है। कार्बेट ये देखिए उत्तराखंड में है ना। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। ये सरिक्का राजस्थान में। केवलादेव घाना है। रणथंभौर है, ये सब राजस्थान में। शिवपुरी, सब मैप में देख लेंगे अच्छे से। ठीक, यहाँ देख लीजिए शिवपुरी है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। राजगीर है। ठीक है, गोरुमारा पश्चिम बंगाल है ना, सिक्किम में एक है। यहाँ कांजीरंगा असम में है। मानस है असम में है। ठीक है ना, ये देख लीजिए इधर। सिमिलीपाल देखिए उड़ीसा में है। यहाँ पे चंदका, दमपारा है, कान्हा है, तडोबा है ना। ठीक, यहाँ देखिए गिर है गुजरात के पास। संजय गांधी है महाराष्ट्र में। कवाल है, पोचेरम है, अटुनगरम है। ठीक, इसको सही से देख लेंगे, इसमें मैप में ही नोट कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर अच्छा देखिए ये चीज़ है ना, रंगाडित है, बांदीपुर है ना, मुडुमलाई है, पेरियार है। ठीक, वेदांतथलम है ना, गुइंडी है, अटुनगरम है। ठीक, इसे ध्यान में रख लीजिएगा ना इधर। अच्छा देख लीजिए, यह बताने जा रहा था कि वन्य प्राणी अभय, ये जो रेड बिंदी वाली है ना, ये बिंदी वाली है, ये क्या है, वन्य प्राणी अध्ययन है। फिर पक्षी अभ्यारण्य है, ये स्टार जहाँ जहाँ लगा है पक्षी अभ्यारण्य। देखिए जैसे ये देखिए, ये वेदांतथलम जो है ये पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक, रंगाडीतू ये क्या है, ये भी पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक, और भी देख लीजिए पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। ठीक, ये हो गया अच्छा पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद क्या है, ये नेशनल पार्क है जो त्रिकोण बना हुआ है। नेशनल पार्क है, जैसे
गुइंडी, बांदीपुर, है ना, ये सब पक्षी अभ्यारण्य है। कान्हा है, तडोबा है, ठीक, ये सब क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक, जहाँ जहाँ ये सब नेशनल पार्क, दाची ग्राम, राजा जी, ये सब नेशनल पार्क है। ठीक, आगे देख लीजिएगा, सब न्यूज़पेपर वगैरह में निकलता रहता है। ठीक, दूसरा क्या है भैया कि सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। फिर भैया शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, है ना, तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी कई योजना बनाई। 106 नेशनल पार्क, यहाँ देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, ये डेटा है, एकदम नई किताब है, ये जान लीजिए, कोई ऐसे पुरानी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट है कि 2024 की, है ना, 2024 एकदम लेटेस्ट है। आगे देखिए कि भैया 106 नेशनल पार्क, ठीक, 573 वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ठीक, और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ठीक, हम सभी को क्या करना चाहिए, हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना होगा, और यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविनाश तत्काल समाप्त होना चाहिए। ठीक, इधर देख लीजिए, ये कुछ दिया हुआ है, क्या 18 वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं, इनको देख लीजिए कि सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, है ना, और देखिए ग्रेट निकोबार, मानस है ना, और देख लीजिए सिमलीपाल उड़ीसा में, दिहांग दिबांग है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश डिब्रूगढ़ सैखोवा है, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, ठीक, अचानक अमरकंटक, है ना, और देख लीजिए कच्छ है, ठंडा रेगिस्तान है, शेषाचलम है, पन्ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं ना कि ये पूरा 18 जो जैवमंडल ये कहाँ कहाँ है ना, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप जा कर के एक प्ले लिस्ट में देखेंगे वीडियो वाले सेक्शन में, तो वहाँ आपको ये सारे ना मिल जाएंगे, और कौन सा किस राज्य में स्थित है ना, वो सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। ठीक, और किस लिए फेमस है, मतलब ये जो 18 हैं बने हुए, इसमें कौन कौन से जानवर किस राज्य में है, ये सारी चीज़ों का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप जा कर के वहाँ पर वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि प्रवासी पक्षी के बारे में दिखाया गया है। देखने प्रवासी पक्षी हैं, भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में आते हैं यहाँ पर। ठीक, इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। ठीक, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है। ठीक, लाल सुंदर कालगी वाली फ्लैमिंगो हजारों की संख्या में आते हैं। खारे कीचड़ के ढेर बनाकर इनमें घोंसले बनाते हैं। ठीक, बच्चों को पालती हैं। देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में भी एक या एक हमारी कीमती धरोहर नहीं है। ठीक, ये देख ले रहे हैं ना, ये इस तरीके से प्रवासी पक्षी ये सब आते रहते हैं भारत में। तो ये हो गया आज की आपकी क्लास। ठीक, चलो भैया, नमस्कार।